So the product of the day is Shri Loan Protect. Shri Loan Protect. क्या होता है, देखिए, जब भी किसी को लोन लेना होता है तो दो चीजें सामने आती हैं। पहला, सर्विसिंग ए लोन इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फॉर द कस्टमर। किसी कस्टमर ने, मैंने, किसी भी थर्ड पर्सन ने कोई लोन लिया है, दिस इज नॉट फॉर ए डे और 2 और 3 और फॉर ए मंथ और 2 months. दिस इज ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लोन टर्म्स एंड कंडीशंस। सेकेंड, इट्स ए प्लान्ड आउटफ्लो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट डिरेल्स द प्लान। जब आप कोई 5 साल का, 10 साल का लोन ले रहे हैं तो आप इस प्लानिंग से ले रहे हैं कि इसको 5 साल तक हमें रीपे करना है, यानी ये हमारा आउटफ्लो है, ये हमारा मनी हमें रीपे करना है, बैक जाना है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 5 साल तक लगातार आउटफ्लो चलता रहे। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती हैं, दे डिरेल द प्लान। कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना घट जाती है जो आपके सारे प्लान को पटरी से उतार देती है। कैसे उतार देती है? कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो कि आपने अपने लिए नहीं सोची हो लेकिन हो जाए। अब अगर ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट किस तरीके का है, क्योंकि एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, या कोई अर्निंग्स रिड्यूस भी हो सकती हैं, या ऐसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है क्रिटिकल इलनेस। बाय द वे, रोनी को ही क्रिटिकल इलनेस हो जाए या उसकी फैमिली में किसी को हो जाए तो उसका सारा प्लान्ड आउटफ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट है डैमेज टू होम और ऑफिस। ऐसा हुआ तो भी उसकी अर्निंग इम्पैक्ट होगी, और जहां अर्निंग पर इफेक्ट आएगा वहां प्लान्ड आउटफ्लो पर भी इफेक्ट आएगा। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। दे आर ऑल अनप्लान्ड, अनडिजाइंड, unexpected, untowards, and even the results of all these events are sudden and unexpected. इनका एक्सटेंट डेथ, डिसेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ अर्निंग, डैमेज ऑफ होम, डैमेज टू ऑफिस, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या आता है? लोनी ने तो लोन ले लिया, उसको रीपे करना है, रीपे नहीं कर पा रहा इन कारणों से, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल इलनेस हो गई, या डैमेज टू ऑफिस और या होम हो गया। तो अगर रीपे नहीं कर पा रहा है तो वो लोन डिफॉल्टर हो जाएगा, और जैसे वो लोन डिफॉल्टर होगा, उस फाइनेंसर का या उस बैंक का जिसने भी लोन फाइनेंस किया है, लोन दिया है, एनपीए हायर हो जाएगा। क्योंकि लोनी डिफॉल्टर हो गया है तो फाइनेंसर का एनपीए हायर हो जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो लोन लिया है, दूसरे उसकी ईएमआई है। ईएमआई के मायने इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जब ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो रही है, इसका मतलब लोनी डिफॉल्टर हो गया है, और लोनी डिफॉल्टर हो गया इसका मतलब फाइनेंसर का एनपीए हाई हो गया है। अब एनपीए क्या है? एनपीए के मायने है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फाइनेंसर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडिया किसी भी लोन के अगेंस्ट में अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए ओवरड्यू हो गया है, उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो एनपीए हो जाएगा। तो हम उसको एनपीए कहलाएंगे। यानी कि जो हमने फाइनेंस किया है, जो हमारी एसेट्स है, उसको परफॉर्म नहीं कर रही है, उस पर कोई इनकम नहीं आ रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं हो रही है, कोई भी जनरेशन नहीं हो रहा है,
तो an asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. बैंक के लिए, फाइनेंसर के लिए अगर उसने इनकम जनरेट कर दिया तब तो वो परफॉर्मिंग है, और नहीं किया तो वो नॉन परफॉर्मिंग है. तो a loan is classified as a non-performing asset when it is not being repaid by the borrower. बोरोअर या लोन लेने वाला अगर उसको रीपे नहीं कर पा रहा है तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया और उसको इन एरियर्स में डाल दिया जाएगा. फिर जब आएगा तब देखेंगे. अभी तो उसको इन एरियर्स में डालिए बिकॉज दिस इज नॉट परफॉर्मिंग, दिस इज एनपीए. अब ये जो लोन दिया जा रहा है तो लोनी के लिए ये एक लायबिलिटी है क्योंकि उसको पूरा टाइम रिपे करनी है जितने टाइम का उसने कमिटमेंट किया है या जितने इसकी ईएमआई है. तो अगर ये जेब से उसके जाएंगे हर बार तो नो रिडक्शन ऑफ सेविंग. पीस ऑफ माइंड. अगर आप लोन प्रोटेक्शन कवर ले लेते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोन ही ले लेता है तो उसको लायबिलिटी फ्री हो जाएगा, नो रिडक्शन इन सेविंग होगा, पीस ऑफ माइंड हो जाएगा क्योंकि उसे मालूम है कि अगर 2-3-4 किस्तें फेल भी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द क्लेम अंडर द पॉलिसी. और ये पॉलिसी लेने का फाइनेंसर को भी इक्वल बेनिफिट है क्योंकि उसका एनपीए रिड्यूस हो जाएगा, यानी एनपीए बढ़ेगा नहीं. सेटिस्फाइड कस्टमर होगा उसका जो टाइमली अपनी ईएमआई पे कर रहा है और उसकी एडिशनल फी इनकम जनरेट हो रही है. तो एक लोन प्रोटेक्शन कवर लेने से लोनी को भी बेनिफिट हो गया और फाइनेंसर को भी बेनिफिट हो गया. दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी. अब इसमें क्या है, ये अलाइन प्रोडक्ट प्रोटेक्शन क्या है इसका? इसको हम हमारा ब्लेंडेड कॉम्बो बोलते हैं. क्यों है ब्लेंडेड कॉम्बो? क्योंकि इसमें सिर्फ लोन के प्रोटेक्शन के अलावा और भी कॉम्बिनेशन हैं जो कि लोन सिक्योर करते हैं, होम सिक्योर करते हैं और गेटवे टू पीस प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो और कवरेज है वो क्या है वो समझना है. तो पहला आता है इसमें पीए पीटीडी, पर्सनल एक्सीडेंट और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये एक ही कवरेज है. दूसरा क्रिटिकल इलनेस और तीसरा लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ अर्निंग. ये लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ अर्निंग डिफरेंट इसलिए दिए गए हैं कि लॉस ऑफ जॉब सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा जहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट है. अगर कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल है या उसका अपना सेल्फ बिजनेस है तो वहाँ पर लॉस ऑफ अर्निंग यूज होगा. तो क्रिटिकल इलनेस क्लेम ऑन डायग्नोसिस अगर हो जाता है बाय द वे तो उसके फिक्स सम पे इंश्योर्ड बेनिफिट पे होगा और उसके लिए नो मेडिकल रिक्वायर्ड टिल द एज ऑफ 40. जो क्रिटिकल इलनेस कवरेज इसमें दिया जा रहा है, ये जो पॉलिसी है इसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीनों रिस्क अलाइन की गई है. तो जो प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट है उसको कॉम्बो प्रोडक्ट बना करके पेश किया गया है. ये पॉलिसी हम दे किसको सकते हैं? टू एनी इंडियन सिटीजन, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, तीनों में से कोई भी दे सकता है. एज लिमिट होगी 18 to 65 years, नॉट लेस देन 18, नॉट मोर देन 65 years. 18 to 65 is the permissible age. ड्यूरेशन ऑफ कवर होगा 1 year, 2 year और 3 years. मीन्स पॉलिसी कैन बी ऑब्टेन्ड for 1 year, 2 years और 3 years as per option. मिस्टर भूषण प्रकाश सोहाले कुछ पूछना चाहते हैं. ओह जस्ट अ मिनट. इज इट विजिबल नाउ? दिखाई दे रही, दिख रही है?
आ गया। ओके, तो मैं कह रहा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकता है, बैंक ले सकती है, पहली चीज। एज लिमिट 18 to 65 ईयर्स रहेगा। दूसरी चीज, ड्यूरेशन ऑफ कवरेज के लिए 3 ऑप्शन है, 1 ईयर, 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। हाइट सम एश्योर्ड 3 करोड़ तक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अंडरराइटर according to the condition of the loanee. This product sum insured can be accepted. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले ध्यान देखना होगा कि इन 3 में से ही किसी को देनी है पॉलिसी। लोनी इंडियन सिटीजन होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, अदर देन बैंक भी हो सकता है, और बैंक को तो दे ही सकते हैं। 18 ईयर्स से कम के किसी पर्सन को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं, इसलिए 18 ईयर्स से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम एज 65। 3 ऑप्शन रहेंगे कस्टमर के पास, 1 साल के लिए ले ले, 2 साल के लिए ले, 3 साल के लिए ले ले, तीनों ऑप्शन उसकी चॉइस पर। अब सबसे बड़ा इसमें फैक्टर जो है कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है क्या, कौन कौन से कवरेज हमने पॉलिसी में शामिल किए हैं, क्या उनके प्लान हैं। तो देखिए, सबसे पहला है पर्सनल एक्सीडेंट, उसको बोलते हैं हम पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस। सेकेंड है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लॉस ऑफ अर्निंग। एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जो कि जॉब में है, लॉस ऑफ अर्निंग उनके लिए जो कि प्रोफेशनल्स और बिजनेस पीपल हैं। थर्ड है क्रिटिकल इलनेस। तो ये 3 रिस्क कवरेज यानी 3 सेक्शन का ये कॉम्बो है। 2 तरीके के प्लान हैं, ये दोनों भी कस्टमर की चॉइस पर है, लेकिन ये तीनों कवरेज जो है ये कस्टमर की चॉइस पर नहीं है, ये तीनों फिक्स हैं इसमें पॉलिसी में। ये तीनों पॉलिसी के साथ ही आएंगे, ऑटोमेटिक इनबिल्ट कवरेज है। प्लान ए या प्लान बी में से कस्टमर कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। प्लान ए में बेनिफिट ये है कि टोटल लोन अमाउंट एट द इंसेप्शन कवर होता है, यानी कि ये प्लान ए तब दिया जाता है जबकि लोन साथ में दिया जा रहा है, या जब लोन दिया जा रहा है तभी आप ये पॉलिसी दे रहे हैं, तो प्लान ए इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि टोटल लोन का रिस्क कवरेज उसमें आ जाएगा। प्लान बी कब दिया जाता है, जब लोन ऑलरेडी ले रखा हो कस्टमर ने, और 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद अगर वो पॉलिसी लेने आता है तो भी हम उसको ये पॉलिसी दे सकते हैं। उसमें केवल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का कवरेज होगा। तो जो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या लॉस ऑफ अर्निंग है, उसमें मैक्सिमम 3 EMI पर ईयर पेबल होते हैं दोनों प्लान के तहत। लेकिन क्रिटिकल इलनेस में और पर्सनल एक्सीडेंट में कवरेज प्लान ए में तो टोटल लोन कवरेज होगा, प्लान बी में आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कवरेज होगा। यही इसका जिस्ट है, यही समझने वाला है कि आखिर इस पॉलिसी में कवर क्या है, इसको कॉम्बो क्यों कहा जा रहा है, क्या इसका कवरेज है, कितने सेक्शंस हैं, किस तरीके की रिस्क कवर है, कौन कौन से रिस्क कवर ऑप्शनल है, कौन से कस्टमर की चॉइस पर रहेंगे। तो तीनों की तीनों रिस्क कवरेज इनबिल्ट हैं, तीनों कारक से कोई चार्ज नहीं है, पॉलिसी के साथ ही आएगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कवर भी और क्रिटिकल इलनेस कवर भी। कस्टमर को चॉइस सिर्फ प्लान ए और प्लान बी में रहेगी, वो भी लोन की सिचुएशन के हिसाब से। अगर लोन अभी लिया जा रहा है तो प्लान ए इफेक्टिव हो जाएगा, और अगर लोन ऑलरेडी लिया जा चुका है तो प्लान बी इफेक्टिव हो जाएगा। क्रिटिकल इलनेस का जो कवरेज है उसके साथ कंडीशन ये है कि वो पॉलिसी ईयर में डायग्नोज होनी चाहिए, पहले से नहीं होनी चाहिए। और इस पॉलिसी में 10 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस आर कवर्ड ओनली। हमारी क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस डिफरेंट है, उसमें 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। इस पॉलिसी में जो क्रिटिकल इलनेस सेक्शन लिया गया उसमें केवल 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है, और वो भी कवरेज तब मिलेगा जब फर्स्ट टाइम इसी पॉलिसी पीरियड में डायग्नोज हुआ हो और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ हो। पर्सनल एक्सीडेंट के साथ कंडीशन ये है
कि डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर इंश्योर्ड को पर्सनल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ हो एक्सीडेंट से, तो दोनों केसेस में ही चाइल्ड केयर अलाउंस भी पेबल होगा, और ये 2 बच्चों तक के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। मैक्सिमम एज 21 ईयर्स तक का होगा। ये पीए कवरेज का कंटेंट्स अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ हियरिंग पर। अगर एम्प्लॉयमेंट में है बंदा लोनी जो कि पॉलिसी ले रहा है और उसका लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, मान लिया उसका डिवीज़न क्लोज हो गया, या उसका डिपार्टमेंट ही बंद हो गया, या उसकी जिस कंपनी में काम करता था उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पुअर थी, या उसको टर्मिनेट कर दिया गया, या डिसमिस कर दिया गया, या ले ऑफ में निकाल दिया गया, या टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया, रिटेंचमेंट में यानी छट्टी में निकाल दिया गया, तो उसका जॉब गया। और जॉब गया तो उसकी इनकम गई, और इनकम गई तो फिर उसका मतलब वो ही नॉट एबल टू रीपे द इंस्टॉलमेंट्स, अब वो उसकी EMI पे नहीं कर पाएगा। सिमिलर इज द केस विद द लॉस ऑफ अर्निंग। लेकिन लॉस ऑफ अर्निंग में क्योंकि वो किसी जॉब में नहीं है, उसका खुद का प्रोफेशन है या तो, या उसका कोई बिजनेस है, उस केस में क्या होगा? अगर उसको कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो चल फिर ही नहीं सकता, या कोई ऐसी सीरियस इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो चल फिर भी नहीं सकता और अपना जॉब भी नहीं कर सकता, या कोई ऐसा कारण हो गया जिससे कि वो जहाँ उसका जॉब है बिजनेस से वहाँ तक जा ही नहीं सकता, सब ब्लॉक हो गया ड्यू टू इनेबिलिटी टू एक्सेस वर्किंग प्लेस। कोई भी रीजन हो सकता है। तो इन कारणों से उसकी इनकम बंद हो गई। इनकम बंद हो गई तो वो EMI पे नहीं कर पा रहा, यहां रिस्क का बेस इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग सेक्शन है। अब क्रिटिकल इलनेस का अगर आप देखें पॉलिसी में जो कवरेज दिया जा रहा है, उसके लिए एक कंडीशन ये है कि अगर 40 साल या 40 साल से कम का बंदा है तो उसको मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अवेलेबल होगा, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल है 50 लाख क्रिटिकल इलनेस सेक्शन के लिए। तो 40 से 45 साल तक के बंदे के लिए 50 लाख का सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। अगर उसकी उम्र 46 to 50 के ब्रैकेट में आ रही है तो उसको मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख का मिलेगा क्रिटिकल इलनेस का। और अगर लोनी की उम्र 51 to 55 के ब्रैकेट में आ रही है तो क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड केवल 10 लाख का ही मिलेगा। इसका मायने ये हुआ कि पर्सन एजेड 40 ईयर्स एंड अबव आर सब्जेक्ट टू प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। 40 से ज़्यादा की एज हो गई तो उनका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, जिसमें कंपनी विल रियम्बर्स 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच मेडिकल एग्जामिनेशन। 50% उसको खुद को बियर करना होगा, 50% कंपनी देगी। ये केवल क्रिटिकल इलनेस सेक्शन के लिए है। अगर 40 से 45 के ब्रैकेट में है तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 50 लाख है, 46 to 50 है तो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख है, 51 to 55 है तो 10 लाख से ज़्यादा का क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड नहीं मिलेगा। और एज 40 से ज़्यादा है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और उसका 50% वो खुद बियर करेगा, 50% कंपनी पे करेगी। क्रिटिकल इलनेस की इंडिया में सिचुएशन ये है कि क्रिटिकल इलनेस बहुत ज़्यादा है। इंसिडेंट रेट 53% है, लेकिन सर्वाइवल रेट उससे भी ज़्यादा है, वो 60% है। इसके मायने ये हैं कि मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज अवेलेबल इन द कंट्री। तो जो इंसिडेंट रेट है वो ज़्यादा होने के बावजूद सर्वाइवल रेट उसकी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। अब इसको ये कवरेज को क्यों लिया जाए? क्योंकि सर्वाइवल पोस्ट क्रिटिकल इलनेस इम्पैक्ट से फॉलोइंग बेस। किसी को क्रिटिकल इलनेस हुई है, उसके बाद वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसके इसमें क्या होता है? लोग अक्सर ये सोचते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है वो उसमें क्लेम पे कर देगी। नहीं,
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किक्स ओनली इन केस ऑफ डेथ और मैच्योरिटी। अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो क्लेम ही दो केस पे दिखता है, या तो डेथ पे या मैच्योरिटी। इसलिए कस्टमर के लिए ज़रूरी है कि उसको क्रिटिकल इलनेस कवर ले लिया जाए। तो कस्टमर अगर क्रिटिकल इलनेस लेता है, लोनी अगर क्रिटिकल इलनेस कवर लेता है या ये लोन प्रोडक्ट लेता है, तो उसमें कौन कौन सी 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर होंगी। क्रिटिकल इलनेस का कवरेज पड़ा था, उसमें 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड थी। इसमें कवरेज छोटा है, केवल 10 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड हैं, और ये 10 हैं कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी फर्स्ट हार्ट अटैक ऑफ स्पेसिफिक सीवियरिटी, ओपन चेस्ट CABG, बाईपास सर्जरी इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। देन ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वर्क, किडनी फेल्योर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, stroke, heart stroke, resulting in permanent symptoms, major organs, bone marrow transplant, permanent paralysis of limbs, multiple sclerosis with persisting symptoms, और प्राइमरी इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये 10 क्रिटिकल इलनेसेस इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। ये सारी की सारी सीरियस नेचर की है, लेकिन क्योंकि लोनी को अगर बाई चांस इनमें से कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसको फाइनेंशियल को वो अपनी EMI पे नहीं कर पाएगा। इसलिए इन केसेस का प्रोटेक्शन देने में फ़ायदा ये है कि इंश्योरेंस कंपनी उसका जितना सम इंश्योर्ड है उतना पे कर देगी और वो अपनी लोन पे कर सकता है। तो ये क्रिटिकल इलनेस का कवरेज बहुत बड़ा है। फिर आता है पर्सनल एक्सीडेंट। तो पर्सनल एक्सीडेंट में एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर है केवल, और इन दोनों का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी विल पे 100% सम इंश्योर्ड ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इन 9-10 कारणों से हो सकती है। दोनों आंखों की रोशनी चली जाए, दोनों हाथ चले जाएं, दोनों पैर चले जाएं, एक हाथ एक पैर चला जाए, एक आंख एक हाथ चला जाए, सुनने की और बोलने की कैपेसिटी चली जाए। तो इस तरीके के 9 कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से कोई भी एक वजह हो जाती है एक्सीडेंट से लोनी की, मीन्स लोनी हैज मेट विद एन एक्सीडेंट एंड सफर्ड द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एज पर द मेडिकल रिपोर्ट, तो उसको पर्सनल एक्सीडेंट के सम इंश्योर्ड का 100% पेबल होगा। पॉलिसी चाहे 1 साल की हो या 2 साल की हो या 3 साल की हो। तो एक्सीडेंटल डेथ प्लस परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इस पॉलिसी में कवरेज है। इसके अलावा जो PA का प्रीमियम निकालेंगे आप, उस ये एज बैंड के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो हेल्थ के लिए लागू होता है। पर्सनल एक्सीडेंट के लिए जो सम इंश्योर्ड दिया जाएगा या कवरेज दिया जाएगा वो बंदे की रिस्क ग्रुप के हिसाब से दिया जाता है। रिस्क ग्रुप क्या होते हैं? 3 रिस्क ग्रुप हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हैवी रिस्क। लो रिस्क में वो प्रोफेशंस आते हैं जो कि एब्सोल्युटली सेफ है, जहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी 0% है, जैसे अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टिंग इंजीनियर है, टीचर्स है, बैंकर्स है। ये लोग सेफ प्लेस पर काम करते हैं जहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, रेयर होती है। लेकिन ग्रुप 2 यानी मीडियम रिस्क वाले में पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट विल इंक्रीज, क्योंकि ये फील्ड जॉब वाले लोग हैं। फील्ड जॉब वाले मतलब जैसे वेटरनरी डॉक्टर है, ड्राइवर है, कोई मशीन ऑपरेटर है, कैश कैरिंग करने वाला एम्प्लॉय है, प्रोफेशनल्स हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। ये लोग फील्ड में काम करते हैं या फील्ड में इनका वर्क परफॉर्मेंस होता है, तो वहाँ एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है।
थर्ड ग्रुप का रिस्क 3 हैवी रिस्क, जहाँ पर कि जान भी जा सकती है, इतने खतरनाक जॉब होते हैं। अब जैसे कोई घुड़सवार है जॉकी, या कोई सर्कस का एम्प्लॉई है, या कोई माउंटेनियर है, कोई विंटर स्पोर्ट प्लेयर है, कोई आइस हॉकी प्लेयर है, कोई हैंड ग्लाइडर है, कोई रिवर राफ्टर है, कोई पोलो प्लेयर है। ये खतरनाक खेल होते हैं, इनमें पॉसिबिलिटी ये है कि डेथ की हो सकती है, तो ये हैवी रिस्क में आते हैं। अब ये जो रिस्क कैटेगराइजेशन है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हैवी रिस्क, इसका एक ही पर्पज है कि जैसी रिस्क होगी वैसा प्रीमियम होगा। लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द प्रीमियम, हायर इज द रिस्क, हायर इज द प्रीमियम। तो जहाँ हैवी रिस्क होगी वहाँ प्रीमियम की रेट ज़्यादा होगी, जहाँ लो रिस्क होगी वहाँ प्रीमियम की रेट कम होगी। तो पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन देने के लिए प्रीमियम इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है। देन पर्सनल एक्सीडेंट में चाइल्ड केयर अलाउंस भी शामिल है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई इंश्योर की, या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके 2 बच्चों को 2% ऑफ द सम इंश्योर पेबल होगा 21 साल तक की एज तक के, अगर वो होंगे तो। इससे ज़्यादा के होंगे तो नहीं देंगे। देन कम्स लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मायने हैं कि आपको निकाला गया है, या आपका जॉब चला गया है, या आपकी कंपनी बंद हो गई है, यानी टर्मिनेट किया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, रिट्रेंचमेंट में आपको निकाल दिया है, या वो डिवीजन ही बंद हो गया है, या वो कंपनी बंद हो गई है। ऐसा बहुत हुआ था उस कोरोना पीरियड में। बहुत सारे एम्प्लॉयज के जॉब भी गए, बहुत सारी कंपनियां बंद भी हुई। तो ये लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनियां देती भी नहीं है इसको। ये रिस्क इसमें कवर्ड है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने खुद ने जॉब को छोड़ा है, जैसे रिजाइन कर दिया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको लॉस ऑफ जॉब नहीं कहा जाएगा। उस केस में उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। या उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उसको उसकी कंपनी ने उसको टर्मिनेट कर दिया, या उसके ऑफिस ने उसको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया, तो यहाँ वो खुद डिफॉल्टर है, यहाँ उसकी रिस्क कवर नहीं होती। लॉस ऑफ अर्निंग के मायने हैं कोई भी बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल प्रोफेशनल है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, तो इन लोगों के लिए जिनके अपने ऑफिसेज होते हैं, अपना प्रोफेशन होता है, अपना काम होता है, अपनी फैक्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री है, लॉस ऑफ अर्निंग या लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो केवल तभी पॉसिबल है जब इस तरीके की कोई सीरियस बात हो गई हो कि वो चल फिर ही नहीं सकता, या काम ही नहीं कर सकता, या उस अपने ऑफिस तक पहुंच ही नहीं सकता, या उसका वर्क प्लेस ही खत्म हो गया। तो इन सिचुएशंस में उसकी लॉस ऑफ इनकम हो जाएगी और फिर वो लोन अमाउंट रीपे नहीं कर पाएगा। तो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अब देखते हैं कस्टमर ओनबोर्डिंग प्रोसेस आउटले। ये इस पॉलिसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटले है। वो इसलिए ये समझाता है कि पॉलिसी कब दी जाए और कैसे दी जाए, क्योंकि पॉलिसी का नाम है लोन प्रोटेक्ट। तो बेसिक ऑब्जेक्ट तो ये है कि अगर लोन ने कोई लोन लिया तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से वो लोन ईएमआई नहीं दे पाएगा। तो नॉर्मली क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंट या लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ इनकम, ये वैसी घटनाएं हैं। लेकिन कोशिश ये हो कि अगर ये पॉलिसी दी जा रही है तो इनिशियली सिंस द डे वन, जब से कि लोन डिसबर्स हो रहा तब से डिस्कवर की जाए वो। लेकिन वो पॉसिबल कैसे हो? वो पॉसिबल होने का ये आउटले है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग जो कि लॉ
लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले उसमें कस्टमर अपने लोन के लिए किसी भी कंपनी को या बैंक को अप्लाई करता है, फाइनेंशियल पेमेंट। कस्टमर अप्लाइज फॉर द लोन फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या कोई भी NBFC या कोई बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर उसमें क्या करेगा, उनकी क्रेडिट टीम जो होती है वो उसको स्क्रूटनाइज करके लोन को सैंक्शन करती है, और जैसे लोन सैंक्शन हो जाता है सेल्स टीम एक्शन में आ जाती है। सेल्स टीम कस्टमर के पास जाती है और डॉकेट साइन कराती है। डॉकेट मीन्स दैट बंच ऑफ पेपर्स or bunch of documents which is required as security with the bank or with the financial। तो ये जो डॉकेट साइन हो रहा है उसमें जितने भी पेपर साइन किए जा रहे हैं वो लोन ही करेंगे। उसी स्टेज पे अगर एक प्रपोजल फॉर्म भी उसमें हो और वो भी साइन हो जाए तो इसका मतलब लोन की बिगनिंग से ही रिस्क कवर हो जाएगी। तो जब ये सेल्स टीम डॉक्यूमेंट साइन करा रही है, डॉकेट साइन करा रही है, उसी वक्त अगर श्री लोन प्रोटेक्ट प्रपोजल फॉर्म भी उसमें है तो वो भी सैंक्शन हो गया, वो भी अप्रूव हो गया, यानी कि पॉलिसी के लिए एक्सेप्टेंस आ गई। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ प्रपोजल फॉर्म तो फाइनेंसर ये इसका पेमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करेगा और उसी अमाउंट में से ट्रांसफर करेगा। तो ये और प्रीमियम भी अमाउंट भी आ जाएगा और पॉलिसी भी सैंक्शन हो गई। तो पिच फॉर श्री लोन प्रोटेक्ट मेड ड्यूरिंग डॉकेट साइनिंग। डॉकेट साइनिंग के टाइम ही प्रपोजल फॉर्म को पिच करना है, क्योंकि उसी पे कस्टमर एग्री करेगा और प्रपोजल फॉर्म साइन कर देगा, और जैसे ही लोन डिसबर्स होगा फिर उसी के साथ इंश्योरेंस प्रीमियम भी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद पॉलिसी इशू हो जाएगी। तो ये ऑनबोर्डिंग का जो सिस्टम बनाया गया वो इसलिए बनाया गया, ये समझा रहा है कि द मोमेंट डॉकेट इज साइंड बाय द लोनी एट द सेम टाइम द प्रपोजल फॉर्म मस्ट आल्सो बी साइंड बाय द लोनी। वंस इट इज साइंड द फाइनेंसर विल disburse the loan and will also pay the insurance premium to the इंश्योरेंस कंपनी। इसी तरीके से क्लेम प्रोसेस का आउटले रहेगा, जब क्लेम देना होगा तो भी फाइनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और लोनी को क्लेम पेमेंट हो जाएगा। और इस पॉलिसी में देखने वाली चीज ये है कि ये एक रेगुलर रेवेन्यू मॉडल फॉर द फाइनेंस कंपनी है, जो कि इंश्योर्ड और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है या फाइनेंशियली बड़ी फ्री करती है, और एक सिस्टम से काम होता है इसमें। लेकिन वो कैसे होता है काम कि अगर लोनी ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो जहां भी वो डिफॉल्टर हो रहा है वहां इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आ जाएगी, और श्रीराम जब क्लेम पे करेगी तो फाइनेंसर का NPA नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करेंगे। अब इस प्रोसेस में एक जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो लोग हैं जो कि पार्टनर्स इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं, जैसे आवास हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुजा लैंड, इंडिया होम लोन्स, DMI हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस, इंडेक्सिया होम फाइनेंस। ये वो फर्म्स हैं जिनसे हमारी कंपनी का या ग्रुप का टाई अप है। आप इन सभी से कांटेक्ट करके इनके प्रपोजल फॉर्म, अपना प्रपोजल फॉर्म इनको दे सकते हो, अपना लोन प्रोटेक्ट का प्रपोजल फॉर्म इनको दे सकते हो। ये जब भी डॉक्यूमेंट साइन कराएंगे प्रपोजल फॉर्म भी साइन करा लेंगे। अच्छा, इन कंपनियों में से प्लस माइनस भी होती रहती है। कभी कभी कोई ऐसी कंपनी चली जाती है जिसका टाई अप डिसकंटिन्यू हो गया, कोई नई कंपनी आ गई जिससे टाई अप होगी। तो ये वो फाइनेंसर्स हैं जिन्होंने लोन देना है और आपने उनके लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है। तो डायरेक्ट आपके लिए तो ये बहुत यूजफुल हुई।
अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाए? प्रीमियम कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला ये है कि बेसिक रेट इंटू सम इंश्योर्ड इंटू डिस्काउंट। कैसे अप्लाई होगा ये? फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एक्सचेंज सेक्शन का प्रीमियम देना है, तो पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का है वो। अगर कहीं जॉब कर रहा है, बैंक वगैरह में है, या किसी और ऑफिस, आईटी ऑफिस वगैरह में है, या कोई डॉक्टर है, या प्रोफेशनल है, सीए है, तो रिस्क ग्रुप 1 में आएगा। रिस्क ग्रुप 1 की रेट 70 पैसे पर 1000 है, तो जो भी सम इंश्योर्ड होगा उस पर 70 रुपये पर 1000 की रेट से प्रीमियम लग जाएगा। मैक्सिमम जो हाई रिस्क है उसकी रेट 1.40 है, इस रेट से लग जाएगा। दूसरा सेक्शन लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ हियरिंग के लिए प्रीमियम कैसे लेंगे? ₹50 पर मिली टू बी चार्ज ऑन EMI। ₹50 पर मिली टू बी चार्ज ऑन EMI। क्रिटिकल इलनेस के लिए कैसे लेंगे? क्रिटिकल इलनेस क्योंकि हेल्थ पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम एज बैंड के हिसाब से लिया जाता है। तो पहले ये देखेंगे कि इंश्योर्ड कौन से एज बैंड में आ रहा है, क्योंकि 18 से 65 तक के लिए हम पॉलिसी दे रहे हैं, उसके बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू कर सकता है वो रेगुलर। तो अगर वो 62 का भी है तो भी उसका प्रीमियम रेट 57.85 पर 1000 रहेगा, और अगर वो सिर्फ 22 का ही है तो 1.83 रहेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है प्रीमियम बढ़ता जाता है, क्योंकि रिस्क ऑफ हेल्थ इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी, लेडीज हो या जेंट्स हो, बीमारी का खतरा बढ़ता चला जाएगा, रिस्क ऑफ हेल्थ बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें जब आप प्रीमियम निकाल रहे हैं पॉलिसी का, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2 तरीके के डिस्काउंट दे सकते हैं। पहला डिस्काउंट है ग्रुप साइज का। माना कि आप किसी कंप्लीट कॉर्पोरेट सोसाइटी के लोगों को दे रहे हैं, या कोई और ग्रुप है, कोई क्लब है, कोई और सोसाइटी है, तो कितने लोग पॉलिसी ले रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। 200 तक है तो 2%, 300 तक है 4%, 450 तक है 6%, और 450 से ऊपर है तो 8%। ये प्रीमियम अमाउंट पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं। ये तेरा पहला डिस्काउंट हो गया ग्रुप डिस्काउंट। दूसरा है पॉलिसी टेन्योर, क्योंकि पॉलिसी के 3 ऑप्शन हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। अगर कस्टमर 1 ईयर के लिए ले रहा है तब तो कोई डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी। लेकिन 2 साल के लिए ले रहा है तो आप उस पर 3% डिस्काउंट दे सकते हैं, और 3 साल के लिए ले रहा है तो 6% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दोनों डिस्काउंट विद इन योर अथॉरिटी है। अब सर देखना यह कि कोई भी बंदा जो भी लोन लेना चाह रहा है वो आपका टारगेट कस्टमर है। जिसने लोन ले लिया है वो भी आपका टारगेट कस्टमर है, क्योंकि उसको भी आप पॉलिसी दे सकते हैं, पर सिर्फ का फर्क ये पड़ेगा कि उसकी जो लायबिलिटी है या उसका जो कवरेज है वो केवल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट के लिए रहेगा, और जो लोन ले रहा है उसके लिए टोटल लोन अमाउंट के लिए रहेगा। तो टारगेट कस्टमर एक तो आपका हुआ लोनी, जो कि कोई भी इंडियन सिटीजन हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। तो दूसरा टारगेट हुआ आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और NBFC who are authorized and have the license to disburse loan। तो ये दोनों तो है ही। इसके अलावा वो सोसाइटीज, वो बिल्डर, वो फाइनेंसर्स जो कि आजकल हाउसेज में डील कर रहे हैं, वो भी आपके टारगेट कस्टमर हैं, क्योंकि वो भी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं से भी कराते होंगे।
तो वो जो बिल्डर है जो मकान सेल कर रहे हैं उसी वक्त अगर वो पॉलिसी के लिए रजिस्टर देते हैं तो ये पॉलिसी भी दी जा सकती है और दूसरी रेजिडेंशियल पॉलिसी भी दी जा सकती है, आपके पास ऑप्शन रहता है। तो बिल्डर्स, टाउनशिप प्लानर्स, डेवलपर्स, दे आर योर गुड टारगेट कस्टमर्स। उनसे एक ही नहीं, आप कई तरीके की पॉलिसी उनके मार्फत दे सकते हैं, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। जहाँ तक पॉलिसी को एक्सप्लेन करने का सवाल है, आपने सबसे ज़्यादा फोकस इस स्लाइड पे करना है। अगर ये आपकी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आ गई कि श्री लोन प्रोटेक्ट में केवल 3 तरीके के रिस्क कवरेज है। पहला है पर्सनल एक्सीडेंट एंड चाइल्ड केयर अलाउंस। इसमें केवल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की रिस्क कवर है, प्लस चाइल्ड केयर अलाउंस की। डेथ में भी 100% पीए का सम इंश्योर्ड मिलेगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में भी 100% पीए का सम इंश्योर्ड मिलेगा। ये सेक्शन अगर इंश्योर्ड को दिया जा रहा है तो ये प्लान ए अगर उसने सेलेक्ट किया है तो पहले दिन से रिस्क कवर हो गई, प्लान बी किया है तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट से कवर हो गई। ये सिलेक्शन भी पूरी तरह इंश्योर की चॉइस पर नहीं है, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड है कि वो लोन ले रहा है या ले चुका है। आप दोनों सिचुएशन में पॉलिसी दे सकते हैं। अगर वो कहता है मैं ले रहा हूँ तब तो डे 1 से लोन कवर हो गया। वो कहता है कि मैं ले चुका हूँ, मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले ले ली है, तो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट कवर हो गया। तो ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पर्सनल एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंटल रिस्क से बचाएगा तो क्या, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा सेक्शन जो कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में इसलिए आता है कि वो ईएमआई रीपे करने से डिरेल कर सकता है, क्योंकि लॉस ऑफ इनकम हो गया है, लॉस ऑफ जॉब हो गया है, ईएमआई पे करने का रिसोर्स ही खत्म हो गया है। तो इनकम नहीं तो ईएमआई नहीं। इसलिए इस कैटेगरी को इसमें शामिल करके पूरी क्लास को कवर करना है। लोनी तो कोई भी हो सकता है ना, एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है और बिजनेस ओनर भी हो सकता है। तो सभी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि किसी का भी फेल होना का मतलब है फाइनेंसर का या बैंकर का एनपीए बढ़ाना। वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगी, वो जो फाइनेंसर ने लोन आपको दिया है वो इस पर्पज से दिया है कि उस पर वो अपनी इनकम जनरेट करे, ये उसका बिजनेस है। आप कहेंगे मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए, 20 लाख रुपये दे देगा, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिक्योरिटी पर भी दे देगा, लेकिन वो 20 लाख वापस भी तो लेगा ना। और 20 लाख भी वापस लेगा प्लस उस पर इनकम भी जनरेट करेगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो उसके लिए तो नॉन परफॉर्मिंग हो गया और इन एरियर्स हो गया, क्योंकि उसका 20 लाख भी आपका डूबा पड़ा है। तो ये सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कई बार बिना लोनी की नॉलेज के भी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड रीजन से भी हो जाता है, और इससे लोनी को इस पोजीशन में ही नहीं रहता कि वो ईएमआई रीपे कर सके, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाता है तो आप ईएमआई पे नहीं कर सकते। अब वो चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोफेशनल हो और चाहे बिजनेस पर्सन। इसलिए ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड है क्रिटिकल इलनेस। इसके बारे में तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि किसी भी एज के पर्सन को ये पता नहीं होता कि उसको कब क्या हो सकता है। खुद की बॉडी है, पर्सन खुद है लोनी, लेकिन उसे खुद को भी ये पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। कोई बॉडी ऑर्गन बेकार हो रहा है, कोई क्रिटिकल इलनेस डेवलप हो रही है, कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है जो कि उसको सीरियस नेचर की डिजीज दे सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट
उसकी सोर्स ऑफ इनकम पर पड़ेगा, उसके कैपेसिटी टू रीपे द ईएमआई पे पड़ेगा। तो तीनों ही रीजन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये तीनों पॉलिसी के कॉम्बिनेशन है। अब एक क्वेरी आई थी फर्स्ट या सेकंड डे को, किसी सज्जन ने पूछा था कि सर क्रिटिकल इलनेस अगर आप 40% क्रिटिकल इलनेस अगर आप 70 साल का कोई बंदा है या कोई ओवर एज पर्सन है तो कैसे देंगे हम? क्योंकि हमारा पॉलिसी कवरेज तो है 18 to 65 से ज़्यादा का बंदा है तो हम क्रिटिकल इलनेस कैसे देंगे? तो उसका आंसर ये है कि 65 से ज़्यादा का है तो भी हम उसको श्री लोन प्रोटेक्ट दे देंगे, लेकिन उसमें रिमेनिंग 2 सेक्शन देंगे, क्रिटिकल इलनेस नहीं देंगे। अब ये ऑप्शन इसलिए नहीं है कि उसने सेलेक्ट किया है, ये ऑप्शन इसलिए है कि वो उस सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो ओवर एज हो चुका है। तो उसका लॉस ऑफ जॉब सेक्शन और पर्सनल एक्सीडेंट सेक्शन उसको दिया जा सकता है और श्री लोन प्रोटेक्ट पॉलिसी भी उसको दी जा सकती है। और किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्यों? हाँ, क्रिटिकल इलनेस सेक्शन ही तो नहीं है, बाकी तो दोनों सेक्शन कवर्ड है ही। हाँ, तो ओवर एज में तो वो नहीं दे सकते उसको क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं, सिंपल बात है। ओवर एज अगर वो हो चुका है 65 प्लस हो चुका है तो उस केस में तो क्रिटिकल इलनेस नहीं मिलेगा, बाकी दोनों सेक्शन मिल जाएंगे। At the most. Please check your mail ID. पेपर रिसीव हुआ है? कल गलती से CAR भी चला गया था और क्रिटिकेयर भी चला गया था, तो क्रिटिकेयर वाला ही देना है आपको, कल वाला। और आज लोन प्रोटेक्ट वाला अभी दिया है ना? हाँ, कोई बात नहीं, आप जिसकी मेल पर है वो आज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टीम गुजरात को मैंने कीर्ति भाई की मेल पर दिया है और शंकराचार्य की पर दिया है। कीर्ति भाई ने ज्वाइन किया है क्या? हाँ, वो सबको शेयर कर देंगे और अगर फिर भी किसी को चाहिए तो मुझे बता दें।